नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है। सिंधिया समर्थकों पर मंत्री गोविंद सिंह, वो भी वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वो भड़क गए हैं। सिंधिया समर्थकों की मांग पर कहा, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए। पार्टी संगठन से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए। जिनकी पार्टी में निष्ठा नहीं है, उन्हें पार्टी में रहने का अधिकार भी नहीं है। तो बड़ा बयान, सिंधिया समर्थकों पर मंत्री गोविंद सिंह भड़क गए हैं। आपको याद दिलाएं कि किस तरीके से इमरती देवी, उसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर, उसके बाद और जो तमाम सिंधिया गुट से जुड़े हुए मंत्री या नेता माने जाते हैं, ये सारी कवायद तब शुरू होती है लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए। या मैं अपने पार्टी के संगठन में अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर करें, जो जिस पार्टी में रह के जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, उनको एक भी क्षण इस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी कवायद शुरू होती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि वो अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं, वचन पत्र पूरा नहीं होता, संकल्प पत्र, तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। तब से कांग्रेस की पूरी सियासत सड़कों पर ही उतरी हुई है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। मनोज, गोविंद सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का अधिकार नहीं और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा तो फिर सरकार ही नहीं बचेगी। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार पार्टी में देखा जा रहा है कि कई ऐसे धड़े हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और साथ में अपने जो बड़े नेता हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो समर्थन देने वाले नेता हैं वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। सिंधिया की बात करें तो लगातार पीसीसी चीफ को लेकर लगातार ये मांग उठती रही और उनके खेमे के जो तमाम मंत्री हैं वो इस मांग को उठा भी चुके हैं और इस बात को जो है हाईकमान के सामने रखने का दावा भी कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आमना सामना अब दो तरफ से देखा जा रहा है, एक तरफ से लगातार जिस तरीके से यदि हम बात करें तो उमंग सिंगार के दौरान जो एपिसोड सामने निकल कर आया था और उसमें सीधे तौर से दिग्विजय सिंह से टकराव देखा गया था और लगातार उसके बाद सियासत जिस तरीके से चली थी और उसके बाद नाम सिंधिया का आया था कि सिंधिया के कहने पे ये पूरा राजनीतिक ड्रामा चल रहा। लेकिन लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलेगा क्योंकि कमान सीएम कमलनाथ के हाथ में, और कुछ समय तक ठीक भी चला। लेकिन उसके बाद यही फिर से वही स्थिति पार्टी में बनने लगी है और अब तमाम जो समर्थक हैं वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसको लेके दूसरे खेमे की तरफ से जो है ललित आवाज़ उठने लगी है। और अब खुद गोविंद सिंह ने साफ तौर से कह दिया है कि इस तरीके की सोशल मीडिया पे बात सामने आ रही है और इस तरीके के समर्थन में बात की जा रही है और समर्थक खुलकर सामने आ रहे हैं कि अलग पार्टी के समर्थन में जिस तरीके से पहले पार्टी हुआ करती थी तो ऐसे लोगों को हटाया जाए। इसको लेकर उन्होंने अपील भी की है और साथ में ये भी कहा है कि इस बात को लेकर वो जो बड़े नेता है और जो संगठन है उनके पदाधिकारियों से बात करेंगे और लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे कर रहा है या बयानबाजी दे रहा है, उनको हटाया जाए। ये पार्टी के हित के लिए ठीक नहीं है। तो अब खुलकर जो है राजनीति, लेकिन गोविंद सिंह खुद भी सार्वजनिक, गोविंद सिंह चलिए, मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, और एक बार चूंकि दोनों जो पार्टी के नुमाइंदे वो अभी जुड़े हैं, एक बार बयान सुनवाते हैं गुप्ता साहब, रजनीश अग्रवाल साहब आपको, और फिर ये चर्चा मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। बयान सुनवाते हैं गोविंद सिंह साहब का। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए। या मैं अपने पार्टी के संगठन में अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर करें,
जो जिस पार्टी में रह के जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, उनको एक भी क्षण इस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। और भूपेंद्र गुप्ता साहब और रजनीश अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। मनोज, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहें। भूपेंद्र गुप्ता साहब, गोविंद सिंह साहब का बयान आया है, जो लगातार ये मांग उठ रही थी सड़क पर आंदोलन और सिंधिया साहब को लेकर, ये बयान उन्होंने दिया है, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। आपका रिएक्शन? इनके संदर्भ में ये बात की है स्पष्ट नहीं है, कि उनकी अपनी निजी राय हो सकती है और ऐसी बातचीतें पार्टी फोरम के अंदर होना चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। जी, बिल्कुल सही मानना है, कांग्रेस का भी यही मानना रहा है। सार्वजनिक मंच पर तो वो खुद भी वही बात कर रहे हैं जिसके लिए वो सिंधिया समर्थक नेताओं को लेकर बोल रहे हैं कि पार्टी से निकाल देना चाहिए। उनका बयान सुनने से स्पष्ट नहीं है कि वो किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात है वो ये तो ठीक है कि भाई जिनकी पार्टी में आस्था नहीं है वो पार्टी के से बाहर चले जाएं, लेकिन ये तय तो हो पहले की आस्था है किसकी या किसकी नहीं है जी। और ये बातें पार्टी फोरम में होनी चाहिए। और पार्टी फोरम में एक उसका अपना सिस्टम है, उसको एड्रेस करने का, उस सिस्टम का, उस मंच का उपयोग करना चाहिए जी, और वहीं पर ये बातें होनी चाहिए। जी जी, आप बने रहेगा। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, गोविंद सिंह साहब का एक और बयान आया है, पार्टी छोड़ देना चाहिए तत्काल, ये बयान भी आपने सुना अग्रवाल साहब? देखिए, कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और एक दूसरे को ठिकाने लगाने की राजनीति चल रही है, जोरों पर है। पीसीसी अध्यक्ष तो 1.25 साल से नहीं बनाया, वो उनकी मर्जी का मामला है। राज्यसभा का चुनाव तो टाल नहीं सकते, इसलिए जो दबाव की राजनीति है वो जोरों पर है। अब सिंधिया जी के समर्थक अगर इस प्रकार की बात मांग कर रहे हैं तो जो कांग्रेस के नेता अभिव्यक्ति की, आजादी की, स्वतंत्रता की तमाम प्रकार की कवायद करते बताते नजर आते थे, अब वो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता है। खुद कह रहे थे कि अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक मतलब दिल्ली तक, तो वो अब वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी अनुशासनहीनता है, दूसरा कोई बयानबाजी कर रहा है। तो कांग्रेस पहले तय करे कि अभिव्यक्ति की आजादी है या ये अनुशासनहीनता है, ये है क्या? क्योंकि ये तो लगातार मंत्रियों के बयान हो, इनके नेताओं के बयान हो, पदाधिकारियों के बयान हो, पर बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दे और मौके दोनों मिल रहे हैं अग्रवाल साहब। देखिए, मुद्दे की तो हमारे पास में कोई कमी नहीं है। शासन और अराजकता के मुद्दे ढेरों हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के मुद्दे ढेरों हैं, एक नहीं कई हैं, पर हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उसी मुद्दों को उठाने का काम सिंधिया जी कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाने का काम उनके दूसरे नेता कर रहे हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। और आप अगर कहें तो मैं एक सिलसिलेवार गिना देता हूँ कि लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा, वो कब क्या क्या कहा, हरदीप डंग ने कहा, सुनीता पटेल ने कहा, जो उनके विधायक हैं, वो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। गुप्ता साहब, क्या वजह है कि जी आएंगे अग्रवाल साहब आपके पास। गुप्ता साहब, क्या वजह है कि पार्टी फोरम से अलग हटकर इस तरीके की बातें, और लिस्ट तो खैर काफी लंबी है, रजनीश अग्रवाल साहब ने 2-4 नामों का जिक्र भी कर दिया। वो जो 2-4 नामों का वो जिक्र कर रहे हैं, उन्हें विस्मरण का रोग है क्या? अभी वो बताएं, बातें कर रहे थे क्या, जो है जब इंदौर के एक जो चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर थे, उनकी बीवी ने आरोप नहीं लगाया था कि जो है 1 करोड़ रुपया हर महीने मांगते हैं, तो वो कहाँ तक जाते थे वो पैसे? जी, जरा जवाब इन्हें देना चाहिए। दूसरी चीज, इस तरह की बेबुनियादी की बात है, राजनीतिक बात हो रही है और हर मंच पर इस तरह की हर पार्टी के अंदर बातें होती हैं जी, तो बातें होती हैं तो लोग अपने अपने हिसाब से अपने अवसर और अपनी दावेदारियां सामने रखते हैं, बात करते हैं जी। और जो बातें निश्चित रूप से पार्टी फोरम के अंदर होनी चाहिए वो अंदर होनी चाहिए, ये सिद्धांत है उनकी पार्टी में भी, हमारी पार्टी में भी। ये अब उसमें ये जो दुनिया भर के मसाले जो भाई साहब अभी पका रहे हैं, ठीक है, ये लेकिन आप मान रहे हैं कि पार्टी फोरम के अंदर बात होनी चाहिए। खैर, वक्त थोड़ा कम है। गुप्ता साहब आपका, अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बयान है, सिंधिया समर्थकों से जुड़ा सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने बात कही, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी छोड़ देनी चाहिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से, अतिथि विद्वानों के धरने का है 72वां दिन। आज विरोध में महिला अतिथि विद्वानों ने मुंडन कराया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर अतिथि विद्वान बैठे हैं। 72 दिनों से शाहजहानी पार्क में डटे हुए हैं और आज मुंडन करवाया है महिला अतिथि विद्वानों ने। अतिथि विद्वान अलग अलग मांगों को लेकर
लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 72वां दिन है और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महिला अतिथि विद्वानों को मुंडन कराना पड़ा। क्या वजह है कि तमाम बड़े राजनेता यहां पर पहुंच रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं। ये बात भी बार बार कही जा रही है कि हाँ, निराकरण किया जाएगा, मांगे सुनी जाएंगी। बावजूद इसके रोजाना उग्र होता ये प्रदर्शन किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज महिला विद्वानों ने मुंडन भी करवाया, महिला अतिथि विद्वानों ने। था और है, उन्होंने आज मुंडन कराया है। महिला का नाम शाहीन है, जो कि एक मुस्लिम महिला है। उन्होंने अपने मुस्लिम समाज को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम होने के नाते मेरा विरोध किया जा रहा था, तो आज उन्होंने मुंडन कराया और साथ ही सरकार की नीतियों का विरोध किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार 72 दिनों से ये अतिथि विद्वान शाहजहानी पार्क में डटे हुए हैं, मगर सरकार का कोई मंत्री ऐसा वहां पर आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा और न ही कोई ऐसी बात की जिससे इन लोगों को आश्वासन मिल पाए। नियमितीकरण की मांग के साथ ही दूसरी जो महिला है जिनके पति का निधन हो गया, वो अपने पति के अस्थि को लेकर वहीं शाहजहानी पार्क में बैठी हुई मंच पर, मगर सरकार की ओर से कोई अधिकारी भी अभी तक उन्हें आश्वासन देने नहीं पहुंचा है। बार बार जितेंद्र ये कहा जा रहा है, कुछ मंत्रियों ने कहा, वो ठीक है मुलाकात करने नहीं गए, मंत्रियों ने कहा है कि निराकरण होगा, इस तरीके की बातें कही गई। जीतू पटवारी से लेकर पीसी शर्मा साहब तक ने ये बातें कही। इसका भी कोई असर नहीं है? जरूर ललित, आश्वासन जरूर मिला है, मगर अभी तक ऐसी कोई ठोस ही नहीं, अभी तक ऐसी कोई राय या मशवरा नहीं दिया गया, जिसके चलते ये लोग प्रदेश के यहाँ पर जो डटे हुए हैं यहाँ से अपना अनशन या धरना खत्म करें। तो आज इन महिलाओं ने परेशान होकर अपने केस कटाए हैं, मुंडन कराया है। तो कह सकते हैं ये सारी जो महिलाएं, उस समय पूरी महिलाओं की आंखें नम थी और जिस समय शाहीन के बाल काटे जा रहे थे, शाहीन ने भी काफी दुख भरे अंदाज में कहा कि उसे आज अपने बाल कटाते हुए काफी दुख हो रहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे और ये पिछले 72 दिन से अपने बीवी बच्चों और छोटे मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए धरने पर उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। क्या जो प्रदर्शनकारी हैं उनके रवैये से ये साफ नजर आ रहा है जितेंद्र की लिखित आश्वासन से कम कुछ भी नहीं? देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी है शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 72 दिन हो चुके हैं लगातार। सरकार की अगर बात करें, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल इस संगठन के नुमाइंदे हैं जेपीएस चौहान साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आज शाहीन इनका नाम बताया जा रहा है, महिला अतिथि विद्वान, इन्होंने मुंडन करवाया है। क्या ये माना जाए कि लिखित आश्वासन से कम पर आप नहीं मान रहे हैं, या कोई गुंजाइश नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है? ये विरोध उग्रतम होता जा रहा है। सर, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे साथियों की जान तक चली गई। एक महिला अपने पति की अस्थियां लेके पंडाल में बैठी है, लेकिन सरकार उसके विषय में नहीं सोच रही है। अतिथि विद्वान रोज मर रहे हैं, लेकिन सरकार की संवेदना नहीं जाग रही है। मैं इस भयावह दृश्य को देख नहीं सकता था। मेरी ये पीड़ा है कि मैं उस महिला के मुंडन के दृश्य को नहीं देख सकता था। मैं इसलिए पंडाल में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रलय की निशानी इन्होंने ही कहा था, कमलनाथ जी ने और जीतू पटवारी जी ने कहा था शिवराज के समय में, जब पार्वती व्याकरण ने मुंडन कराया था तो इन्होंने कहा था ये प्रलय लाएगा। आप कौन से प्रलय का इंतजार इनको है? अब कौन सा प्रलय आएगा? आप अभी ये जानिए। एक बहन ने आज फिर से मुंडन करा दिया। नहीं, ये बात सही है। आप नहीं, कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखना चाहता है। उसके संदर्भ में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि किसी के लिए बालों की अहमियत क्या होती। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं चौहान साहब कि बार बार नेताओं ने बात कही है, जीतू पटवारी से लेकर पीसी शर्मा, इन तमाम लोगों ने ये कहा है। सिंधिया साहब को मिलने भी आपसे पहुंचे थे। फिर वजह क्या है इसकी प्रदर्शन की? प्रदर्शन केवल नियमितीकरण के लिए हो रहा है। सरकार ने नियमितीकरण का वचन दिया था। उन्होंने नियमितीकरण को गीता और कुरान कहा था और गीता और कुरान का अपमान कर रहे हैं। वो नियमितीकरण में उनको अगर इतनी ही समस्या थी तो पहले क्यों कहते थे कि वचन पत्र सारी चीजों को देख के बनाया गया है, सारी चीजों को सोच के बनाया है, एक्सपर्ट की राय लेके बनाया गया है। आज उनको नियमितीकरण में क्या दिक्कत आ रही है? कितने साथी हमारे जान दे दिए। हम संजय कुमार जी आंदोलन में लगातार थे, पैदल यात्रा में थे, पंडाल में कई दिन तक पीड़ित रहे आए। उनकी मानसिक वेदना और उनकी पीड़ा को कोई समझ सकता है कि जो बाप अपने बेटे की फीस न जमा कर पा रहा हो, अपने पत्नी और बच्चों को भरपेट भोजन न कर पा रहा हो, उसके कारण उसने अपना फांसी के फंदे पर झूल गया हो। वो फांसी का फंदा शासन के शोषण, उत्पीड़न
और उनकी उपेक्षा, उनकी वादा खिलाफी जी जी चौहान साहब, ये सारे सरकारी खजाने की हालत, हो सकता है सरकार को जो खजाने की हालत है, सरकार पर जो वित्तीय बोझ है, इसके चलते थोड़ा वक्त लग रहा हो। क्या एक मियाद और नहीं दी जा सकती आप लोगों की तरफ से? की हालत सरकार की केवल क्या अतिथि विद्वानों के लिए खराब है। वो आईफा अवार्ड करा रहे हैं, आईफा के लिए उनके पास खजाने में खूब पैसे हैं, उनको फिल्मों को टैक्स फ्री करने के लिए खूब पैसे हैं। अतिथि विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जितनी दिहाड़ी दे रहे थे उतने पे ही फिक्स कर दो, हमको रोजी रोटी बचे रहने दो। इसके लिए उनको क्या दिक्कत है? हमको मत दो उतना पेमेंट। एक तरफ रेगुलर प्रोफेसर को 1.5 लाख देने के लिए आपके पास पैसे हैं, पीएससी से जो अपॉइंटमेंट दिए हैं उनके लिए पैसे हैं, तमाम अन्य खर्चों के लिए पैसे हैं आपके पास। बड़े बड़े आईफा अवार्ड करवा रहे हो जो अभी तक विदेशों में हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश में करा रहे हो। जी चौहान साहब, ये क्या आपको ये लगता है कि दोनों पार्टियां, मैं सिर्फ कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ अपने अपने राजनीतिक मकसद को लेकर बातचीत कर रही हैं, या आपका दोनों जो पार्टियों ने मुझे चला है 15 साल तक बीजेपी ने चला, बीजेपी ने भी हमारा नियमितीकरण नहीं किया, लेकिन हमको इनसे उम्मीद थी क्योंकि इन्होंने वचन दिया था और इन्होंने अपने वचन पत्र को गीता कुरान बताया था। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम नियमितीकरण। चलिए चौहान साहब, बने रहेगा। जीतू पटवारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटवारी साहब, तमाम तरह के आश्वासन और आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो सबके लिए शर्मिंदा करने वाली है। महिला अतिथि विद्वान मुंडन करा रही हैं, पेच कहां फंसा हुआ है पटवारी साहब? है कि ये आवश्यक नहीं है कि वो महिला अतिथि विद्वान, कौन अतिथि विद्वान करा रहा है? अतिथि शिक्षक करा रहा है। अतिथि विद्वान, अतिथि विद्वानों को मैं जब भी हर बार मैंने कहा है कि आप लोगों को एक को रिक्रूट करेंगे, वापस काम पे लेंगे। अभी लगभग 1800 टोटल हमारे 1800 लोग बाहर हुए हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। जी जो पहले तो मैं आपको बता दूं, सारे दर्शकों को बता दूं कि पिछले 30 साल से कोई पीएससी की वैकेंसी नहीं निकली। आज ये नए बच्चे हर साल 2 लाख बच्चे इकट्ठा होते हैं, पढ़ते हैं, आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें अवसर मिलना चाहिए। जी जी, घर में सरकार का अवसर दे। दूसरा, पिछली सरकार में कभी नहीं बोलता हूँ, पिछली सरकार में जो बिगाड़ के हम एजुकेशन को क्वालिटी वाली लाने की बात करते हैं, एजुकेशन को के जो यूजीसी उस तरह के नहीं आएंगे तो जैसा आपके उच्च शिक्षा के मापदंड मध्य प्रदेश के देश भर में बने हैं, दो परेशानी थी, इसलिए हमने अतिथि विद्वानों की जगह असिस्टेंट प्रोफेसर 1000 अतिथि शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं। अतिथि विद्वानों का हुआ है, उसका विवाद चल रहा है। इन अतिथि विद्वानों में से 1700 लोगों की वैकेंसियां हमने निकाल दी है, जिसमें से 700 लोग फिर से आवेदन करके चॉइस फिलिंग के अनुसार चले गए। बच्चे का प्रोसेस चल रहा है। 300-400 लोगों की जो तकलीफ आएगी उसकी भी व्यवस्था विभाग कर रहा है। मैं बार ये बोलता हूँ कि एक भी अतिथि विद्वान कभी बाहर नहीं होगा। मैं पहले भी इनके बीच में गया था, जब भी बोला आप शुरुआत से सुनो, पूरी कोई एतराज नहीं है, पूरी मेरी बात आने दो आप प्लीज। जी मैंने पहले भी इनके आंदोलन के बीच में गया जब हमारी सरकार बनी। जब सरकार नहीं बनी थी तो इनके आंदोलन में भी मैं गया था और इनको सहयोग करता था, तब भी वही बात करता था। ठीक है, अब भी ये बात करता हूँ। आपकी बात पूरी सही। आखिरी नहीं पटवारी साहब, ये आप जो गिना रहे हैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक भी अतिथि विद्वान बाहर नहीं होगा। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जबरदस्ती अतिथि विद्वानों का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक अतिथि विद्वान को हम रिक्रूट फिर से करें। ये बात आपकी सभी ने सुनी है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान साहब आपका भी धन्यवाद, मनोज आपका भी धन्यवाद। ये खबर जितेंद्र हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितेंद्र आपका भी धन्यवाद। और अभी हमें जरा कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है, कैबिनेट बैठक की, वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। बड़े अहम फैसले हुए हैं और यहाँ पर क्योंकि ये इटारसी से बहुत ही पास है, 1800-1900 किलोमीटर है। इसमें जो पावर कंपनी से पावर लेकर, इलेक्ट्रिसिटी लेकर वो औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपतियों को दिया जाएगा, तो ये एक तरह से उनको सस्ती बिजली मिलेगी। और उसका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ये रेट इसके तय करेगा। और वैसे अभी जो मैं सोचता हूँ ये 3.60 में इंदौर में बिजली ली जा रही है और इसी तरह से दी जा रही है 4.13 रुपीज़ में। तो यही सिस्टम वहाँ पर अप्लाई होगा और इस तरह से एक सस्ती बिजली उद्योगों को मिलेगी और एक उद्योग प्रोत्साहन होगा। यह है औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के हिसाब से। और इसका जो भी रेट वगैरह है विद्युत नियामक आयोग दोनों फिक्स करेगा, लेने वाला भी और देने वाला भी। ये क्षेत्र के ऑलरेडी है इंडस्ट्री वहाँ पर और उसको ये घोषित कर दिया है टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये घोषित है। किसका? 450 हेक्टेयर। और इसमें जो कुछ भी वहाँ इंडस्ट्री आएंगी इससे 10 से लेके 15,000 तक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट 2020 ये बना है कि जो भी परमिशंस कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग लगाता है तो उसमें टाइम बाउंड समय रहेगा। इसमें समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 एवं आवेदकों की प्रक्रिया के लिए समय सीमा में निराकरण के दृष्टिगत से मध्य प्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 द मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट 2020 ये इसको पास कर दिया है कैबिनेट ने। और इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि आवंटन, ये सब ऑनलाइन होगा, भूमि आवंटन, विद्युत कनेक्शन, फैक्ट्री लाइसेंस, भवन अनुज्ञा, बॉयलर स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण, ये सभी अनुमतियां, स्वीकृतियां, सम्मतियां निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सकेंगी। और यदि हाँ, पोर्टल इसका नाम है, पोर्टल के माध्यम से होगा ये। और यदि समयावधि में आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो डीम्ड अनुमति माना जाएगा और स्वतः ये अनुमतियां हो जाएंगी। जिस स्तर से लापरवाही प्रमाणित होगी उस पर कार्रवाई के प्रावधान रखे गए। निवेशकों की अनुमतियां, स्वीकृतियां, सम्मतियां तथा संबंधी प्रस्ताव इन्वेस्ट पोर्टल, इसका नाम रहेगा इन्वेस्ट पोर्टल पर प्राप्त किया जा सकेंगे। और पोर्टल के माध्यम से सभी सुविधाओं की समीक्षा की जाकर संबंधित प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा में अनुमतियां, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में प्रथम चरण में 10 सेवाओं की 32 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य शासन किसी भी अन्य सेवा को इसमें और जोड़ सकता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि टाइम बाउंड अनुमतियाँ देना पड़ेंगी और जो नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये बड़ा मामला है। एक है औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन में, ये मंडीदीप का मामला है। इसमें कलेक्टर राजसेन द्वारा उद्योग विभाग को विभिन्न चरणों में शासकीय भूमि का हस्तांतरण किया गया है। उक्त भूमि में भू अभिन्यास अनुमोदित कर आधारभूत संरचना का विकास कर औद्योगिक क्षेत्र मंडी विकसित किया गया है। और इसमें जिला राजसेन की संरक्षित जो वन भूमि है 197.855 हेक्टेयर, आरक्षित वन भूमि 16.268 हेक्टेयर के निर्वनीकरण प्रस्ताव हेतु लगभग एग्जैक्ट आपको उसमें मिल जाएगा, लगभग 30 करोड़ 60 लाख रुपए को कैंपा फंड, कंपनसेटरी फॉर सेशन फंड
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां मंत्री पीसी शर्मा प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले। पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु वर्णित मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन कर दिया गया है। ठीक है, ये इसमें ये है, इसमें स्टूडियो, फिल्म सिटी ये सब बनेंगे और इसका अगर 50% फिल्म मध्य प्रदेश की उसमें बनती है, मतलब जैसे 30 दिन अगर वो होती है शूटिंग और 15 दिन मध्य प्रदेश में होती है तो इसको विशेष वो दिया जाएगा, कंपनसेशन, सब्सिडी दी जाएगी, छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। और उसमें जो मध्य प्रदेश के कलाकारों को उसमें लेगा 2, 3, 4 जितने भी हैं उस फिल्म में, हाँ, तो उसके लिए और अतिरिक्त मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी टोटल प्रोडक्शन और 75% फिल्म यहाँ पे बनती है तो उसमें और दिया जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। स्लैब होगा, नहीं, अरे सुन, आपने अगर 3 घंटे का फिल्म बनाया और उसमें से फिल्म बनने के बाद उसमें से 50% यानी कि 1.5 घंटे का फिल्म अगर मध्य प्रदेश का शूटिंग उसमें प्रदर्शित होता है तो ये माना जाएगा कि 50% शूटिंग आपने मध्य प्रदेश में किया है, तो उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए का सब्सिडी रहेगा या 25% टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ के कलाकारों को देना होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक या फिर अगर आपका प्रोडक्शन ही 50 लाख है तो उसका 50%। प्रोडक्शन का ही होना चाहिए। 1.5 करोड़ यहाँ के कलाकारों को देना अनिवार्य है। इसको 100% सर, स्लैब होंगे ना 50%, 75%, 100% नहीं है। तो लागत का खर्च देंगे ना, जो लागत का खर्चा ही है, मतलब उसको सब्सिडाइज करना होता है। आबकारी में भी हुआ नहीं है वो, उसको भी